Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So, in your subject of social studies, we are going to start chapter number 5 Temperate Grasslands, the Prairies. पहले हम देखेंगे ग्रासलैंड्स होते क्या है। ग्रासलैंड्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें वेजिटेशन में ज़्यादातर ग्रास मिलती है और बहुत ही कम ट्रीज़ पाए जाते हैं, तभी इन्हें ग्रासलैंड बोला जाता है। ये बहुत ही बड़े फ्लैट लैंड्स होते हैं ग्रास से भरे हुए, शोन इन दिस पिक्चर। ग्रासलैंड्स हमें ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं मिलते। अब हमें देखनी है इसकी लोकेशन है टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर से ये पड़ता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, और सादर्न हेमिस्फीयर में एंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। यही एरिया है ग्रासलैंड्स का। इन ग्रासलैंड्स में समर्स में काफ़ी गर्मी रहती है और विंटर्स में भी काफ़ी ठंड रहती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इन ग्रासलैंड्स को बुलाते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बुलाते हैं, साउथ अमेरिका में इनको बुलाते हैं पैम्पस बुलाते हैं, और भी कुछ जगह हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका में इनको वेल्स बुलाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनको बुलाते हैं डाउन्स। रशिया में इन्हीं ग्रासलैंड्स को हम क्या बुलाते हैं? स्टेप्स, यानी कि ट्रीलेस प्लेन्स, वहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स के बारे में, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रेरीज। वहाँ पे ये प्रेरीज बहुत ही वास्ट, यानी कि बहुत ही बड़े एरिया में पाए जाते हैं। ये किस किस एरिया को कवर करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट होके मिसिसिपी की थ्रू निकलते हुए ये रॉकी माउंटेन्स को भी कवर करते हैं। वहाँ पे एक नदी है मिसिसिपी, उसी का पानी इन ग्रासलैंड्स में चला जाता है। तो अमेरिका के नॉर्थ साइड से और कनाडा के सादर्न साइड से हमें ये प्रेरीज मिलते हैं। इन्हीं प्रेरीज के बारे में हमें कंटिन्यू करना है, हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन्हीं की क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर वगैरह। Now we will talk about climate, vegetation, wildlife, etc. in these grasslands. प्रेरीज का क्लाइमेट बिल्कुल टेम्परेट जोन वाला क्लाइमेट होता है, यानी कि सीजनल क्लाइमेट। समर्स में गर्मी ही रहती है और विंटर्स में काफ़ी ठंड रहती है, और वहाँ पे समर्स के दौरान कुछ हद तक बारिश भी होती है। विंटर्स का मौसम वहाँ पे बिल्कुल कोल्ड और ड्राई रहता है, हल्की हल्की स्नोफॉल भी होती है, और वहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन में गर्म हवाएं चलती हैं उनको वहाँ पे बोला जाता है टनूक, जो हवाएं इन्हीं ग्रासलैंड्स पे चलती है। वहाँ पे हार्डली कोई ट्री देखने को मिलता है, ज़्यादातर ग्रास ही रहती है जो समर्स में ग्रीन रहती है और ऑटम में बिल्कुल ब्राउन। लेकिन अब वहाँ पे जो ग्रास लैंड्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया है फार्म लैंड्स में या फिर एग्रीकल्चरल लैंड्स में, यानी कि वो लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, यानी कि फूड प्रोडक्शन के लिए अब इन ग्रास लैंड्स को कन्वर्ट किया गया है। वहाँ की ज़मीन पे अब क्या करते हैं, वो बोते हैं कुछ क्रॉप्स, वो फिर ग्रो होते हैं और फूड प्रोडक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट इट्स वाइल्ड लाइफ। वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही रिच है। वहाँ का जो लैंड है वो ज़्यादातर ग्रास से ही भरा हुआ है, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वहाँ के जो ग्रास ही खाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि लैंड ऑक्यूपाइड है ग्रास से, जो उनके लिए ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ रोडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉकेट गोफर, प्रेरी डॉग्स। इनके अलावा वाइल्ड लाइफ में कार्निवोर्स भी हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे कि वुल्फ है, कोयोट, फॉक्स है, बैजर है, ब्लैक फुटेड फेरेट है। इनके अलावा कुछ बर्ड्स भी हैं, जैसे कि क्वेल, स्पैरो, हॉक और आउल। इसके अलावा गोल्डन ईगल है, फैल्कन है। ओके,
इसके अलावा हम देखते हैं प्रेरीज जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इग्नाइट कोल, या फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज भी अब डेवलप होने लगी है। ये है लिग्नाइट कोल। देखो आप वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है जहाँ पे ऑयल प्रोसेसिंग का काम होता है। Okay, occupation and people. The soil is dark and fertile, hence most of the grasslands have been converted into farmlands that run into thousands of hectares. The primary occupation in the prairies is agriculture. Important crops grown here include wheat, barley, millet, oats, corn यानी कि maize, rye and cotton. The main crop in the northern prairies is wheat. In fact, production of wheat is so high in this region that the prairies are also called the wheat basket of the world. The main crop in the southern prairies is cotton. हमने ये ऑलरेडी देखा था कि जो वहाँ पे अब ग्रास लैंड्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया है फार्म लैंड्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ती है। और वहाँ पे जो है 2 रिवर्स है जिनका पानी इस्तेमाल होता है इरिगेशन के लिए, इसीलिए वहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी खासी निकलती है। वीट इतना ज़्यादा निकलता है कि वहाँ के नॉर्दर्न रीजन को बोलते हैं व्हीट बास्केट। क्या बोलते हैं? व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, बार्ली, राई ये वहाँ पे ग्रो होते हैं। इनके अलावा व्हीट इतना प्रोड्यूस होता है कि इसको दूसरी कंट्रीज़ में भी बेचते हैं। साउदर्न प्रेरीज में कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? साउदर्न प्रेरीज में। ज़मीन की खुदाई के लिए, बोने के लिए और फिर जब तैयार होता है उस हार्वेस्ट के लिए कुछ मशीन्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पे, जिससे काफ़ी जल्दी होती है क्योंकि मशीन्स जल्दी काम करती है ना। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इन्होंने काफ़ी मॉडर्नाइजेशन की है, काफ़ी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्न जो है ये ईस्टर्न प्रेरीज में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और जब ग्रेन प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा, फिर ये कहीं स्टोर भी तो रखना है, उसके लिए ये क्या करते हैं, सिलोज़ का इस्तेमाल। ये टैंक्स जैसे होते हैं जिनमें ये ग्रेन स्टोर रखते हैं, ग्रेन संभाल के रखते हैं। ओके, दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।